अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, रुत बदलने को है। वजह उसकी ये है कि बरसात हो गई, कल बारिश हुई और कहीं पे हुई कहीं पे ना हुई। यानी कि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश कहीं तो हो रही थी और कहीं पे बिल्कुल सूखा था। तो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो उसके बाद रुत बदल जाती है। और मैं इस सोच में पड़ गया कल कि अभी तो सितंबर चल रहा है और सितंबर के मुतालिक ये कहा जाता है कि यहाँ पे सितंबर की गर्मी और धूप की तमाज़त इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई चश्मे आहू, ये ज़रा मुश्किल हो गया, हिरन, अगर कोई जो है हिरन वो इस सितंबर की गर्मी में सूरज की तपिश में खड़ा हो तो वो भी छाँव में चला जाता है कि इतनी तेज़ धूप होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अभी तो ख़िज़ां आने वाली नहीं है, अभी तो सितंबर की कल 9 तारीख़ थी, आज 10 तारीख़ है। तो फिर ये भी ख्याल आया कि अगर मौसम थोड़ा सा बदल जाए, गर्मी में कुछ थोड़ी सी तख़फ़ीफ़ हो जाए, थोड़ी सी कमी हो जाए तो इसमें मुज़ायका ही क्या है। मगर मौसम बदलते हैं, ये जो रुतें बदलती हैं, ये जो कुदरत के मौसम बदलते हैं, इनका मिजाज तो और होता है। और इनके ऊपर जो तहकीक करने वाले हैं उनका ऐसा तहकीक करके सामने हमारे बात आई है कि जो ये कुर्रा अर्ज़ है, अर्थ, जिस पे हम बराजमान हैं 7.5 अरब लोग, ये सूरज के गिर्द मदार में होता है। और जैसे जैसे इसका मदार बिल्कुल यूँ ना समझिए कि गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिकल है, बैज़वी है। तो ये जब मूव करता है, सूरज के करीब आता है तो तपिश हो जाती है, गर्मी हो जाती है। मगर साथ में ये भी है कि जो अर्थ का एक हिस्सा है वो सामने सूरज के नहीं आता, उसको कहते हैं डाउन अंडर, सदर्न पोल, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। तो एक अलग क्या निज़ाम देखें, कुदरत देखें कि जब पूरी दुनिया में मौसम गर्मा होता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और एंटार्क्टिका में जो सदर्न पोल्स हैं वहाँ पे सर्द मौसम होता है, रिवर्स। और जब यहाँ पे या बाकी कुर्रे अर्ज़ पे सर्दियों का मौसम होता है तो वहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है, यानी तज़ाद चल रहा होता है। ज़िंदगी में अगर हम ढूंढने निकलें तो इस कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह की ऐसी सी शान नज़र आती है जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर इतनी हमा हमी, इतनी जिद्दत, इतनी डाइवर्सिटी हर चीज़ में कैसे, ना सिर्फ जोड़ों की शक्ल में, यानी कि अगर फल हैं तो वो कपल्स में है, अगर जो है दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, ख़िज़ां है तो बहार है, हर चीज़ का एक मुतज़ाद है। जब भी जो चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी है, चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी में कोए फ़िश, एक फ़िश होती है कोए, KOI, कोए, और एक उनका कॉन्सेप्ट है यिन एंड यांग। यिन और यांग दो एनर्जीज़ हैं जो कि ऑपोजिट चलती हैं। तो ज़िंदगी में कई दफ़ा क्या होता है कि हम डाउन फेज़ में चल रहे होते हैं, बुरे हालात में चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये मौसम, ये मुश्किल कब छटेगी। मगर एनर्जी का ये ऐसा, जो कोई फ़िश की मैं बात कर रहा हूँ, वो दो फ़िश होती हैं, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द यूँ चक्कर लगाती हैं। और यिन एंड यांग में भी ये होता है कि एक एनर्जी इधर और एक एनर्जी इधर, तो इनका एक सर्कल है, साइकिल है। तो कभी भी अगर आप डाउन महसूस करें, कभी भी आप ऐसा महसूस करें कि हालात जो हैं वो तब्दील नहीं हो रहे, तो याद रखिए वो आयत भी है, कुरान की एक आयत भी है, एक सूरा है जो कि शुरू यूँ होती है कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरा व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युस्रा फ़इन्न मअल उसरी युस्रा। यानी कि हर मुश्किल के बाद आसानी, अल्लाह मियाँ का वादा है। तो ये याद रखिएगा कि थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल बी पॉजिटिव।
अभी हाल ही में 6 सितंबर गुज़रा और 6 सितंबर जो है यौम दिफ़ा पाकिस्तान था और उसकी एक अपनी तारीख़ है, उसका अपना एक पस मंज़र है। पस मंज़र जो है अगर उसको मैं थोड़े वक्त में समोने की कोशिश करूं, बात तो सदियों पे मुहित है। तो आप जानते हैं कि इस ख़ित्ता अर्ज़ में जिसको बर्रे सग़ीर पाको हिंद, पाकिस्तान तो बाद में बना, ये जो बर्रे सग़ीर का इलाका हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया भी कहते थे, यहाँ पर मुख्तलिफ़ बादशाहतें रहीं और उनमें जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यानी कि अफ़गानिस्तान और उधर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहाँ से रेडर्स आते थे और इस जगह पर तसल्लुत कायम करते थे, अपनी हुकूमत कायम करते थे। उसमें फिर जो है मुग़लिया सल्तनत भी, तो उससे पहले भी बहुत सारे मुसलमान किंग्स यहाँ पे आते रहे। कोई सल्तनत ग़ुलामा थी, कोई जो है वो इस तरह के बहुत से नाम जो इस वक्त नेम की कमी है, शॉर्टेज है, इसलिए जो है कई दफ़ा लफ्ज़ जो हैं उससे दाएँ बाएँ हो रहे हैं और मेमोरी भी जो है वो उतना साथ नहीं दे रही। इसीलिए डॉक्टर जो है वो दूसरों को बताने के लिए तो यही कहता है कि भाई अपनी नींद का ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी टॉलरेंस कम हो जाएगी, आपका हाफिज़ा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए और वज़न भी बढ़ जाता है। तो नींद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, मगर दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फ़जीहत। मैं बात कर रहा था आपसे कि किस तरह से तारीख़ी पस मंज़र क्या है। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत थी, फिर मुग़लिया सल्तनत ने खूब यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल गए और उनके साथ जो है ना घुल मिल गए और उनका ओढ़ना बिछोना, शादियाँ, रहना सहना सब जो है यहाँ के लोगों के काफ़ी करीब तर हो गया। ऐसे में ब्रिटिश जो थे, कॉलोनियल रूल जो था, सारा यूरोप जो था उसमें कहीं फ्रेंच जा रहे थे, किसी अफ्रीका में जाके वहाँ पे मुल्कों के ऊपर अपनी सल्तनत कायम कर रहे थे, स्पेनिश जो थे वो भी जा रहे थे, पोर्चुगीज़ जो थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे, पुर्तगाल वगैरह जो हैं, वलंदेज़ी जो थे, डच वो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो हमारे हिस्से में इंग्लैंड से कुछ लोग यानी कि यूनाइटेड किंगडम से कुछ लोग यहाँ पे आए और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इस तरह से अपना सिलसिला चलाया कि कई साल हुकूमत में रहते हुए मुग़ल जो थे वो कुछ इतनी उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, ख़ास तौर पे जो मरहट्टा थे, मरहट्टास और जो राजपूत थे उनके साथ काफ़ी जंगें वगैरह हुई, तो जिसकी वजह से मुग़ल जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, वीक हो गए। तो मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने यहाँ से खूब लूट खसूट करनी शुरू की और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चले और इस तरह से यहाँ पे जो सोने की चिड़िया थी वो सोने के अंडे भी दे रही थी और यहाँ के जो बड़ी सल्तनतें थीं या छोटे छोटे जैसे हैदराबाद था, फिर उसके बाद बहावलपुर था और ऐसी जो छोटे छोटे सल्तनतें थीं, वहाँ से उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके यहाँ से ख़जाने खाली करने शुरू किए और इंग्लैंड वापस भेजने शुरू किए। और यूँ समझ लीजिए कि गंगा और जमुना के जो साहिलों पे मोती और जवाहरात थे कहने की हद तक, वो जाके उन्होंने थेम्स में, रिवर थेम्स जो लंदन के दरमियान से गुज़रता है, उसमें उंडेल दिए और इस तरह से वहाँ पे तरक्की शुरू हो गई और जो डार्क एजेस थी यूरोप की वो ख़त्म होने लगी और हमारी जो है डार्क एजेस शुरू होने लगी। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान रहते थे और हुआ ये कि उनके अंदर भी एक दूसरे से जो टॉलरेंस का बीज था उसको ख़त्म किया और जो एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हवा दी और हिंदू और मुसलमान जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी रंजिश बढ़ती चली गई और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ साम्राज्य ने। ऐसे करते करते 1857 में एक जंग आज़ादी हुई और उस जंग आज़ादी में काफ़ी यहाँ के लोग मारे गए, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे
और उस जंग आज़ादी को वो कहने लगे गदर, यानी कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने कोशिश की कि तख्ता उलट दें। मगर उसका बहुत बुरा असर, जो सबसे ज़्यादा बुरा असर था, वो मुसलमानों के ऊपर पड़ा, जो कि मुआशी तौर पे भी पसमानदा थे और फिर जो इल्म था कुरान और हदीस का, उससे भी वो इस तरह से दूरी इख्तियार कर रहे थे कि जो बगदाद में इल्म था और ज़ैनिथ पे था, यानी अपने टॉप पे था मुसलमानों की सल्तनत, वो यहाँ पे पसमानदा हो रही थी, एजुकेशन में पीछे जा रहे थे और मुआशी तौर पे पीछे जा रहे थे, अच्छी जॉब्स नहीं थी मुसलमानों के पास। तो पिसते पिसते हिंदू आगे आ रहे थे, जो है उनके ताल्लुकात भी बेहतर थे अंग्रेज़ों के साथ। इस तरह से 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल की सोच उसको सामने रखते हुए आखिरकार इस मुल्क का बंटवारा हो गया, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुख्तलिफ रियासतें सामने आईं। वो तो सामने आ गई, मगर जब भी हमसायों के अंदर जैसे एक बाउंड्री में कोई रहता और फिर वो दरमियान में दीवार आ जाए, सरहदें आ जाएं और उनके दरमियान में चपकलश हो और वो भूल ना पाएँ माजी की यादों को, तो फिर समझ लीजिए कि काफ़ी गड़बड़ होती है। अमन कायम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो पस मंज़र है जो मैं आपके साथ, शायद लंबा हो गया या मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये बुनियाद बनी और उसमें जो जन्नत नज़ीर कश्मीर है, जिसमें इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, वो इंडिया के पास चला गया और उसका एक हिस्सा इंडिपेंडेंट आज़ाद कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान के साथ उनका इल्हाक रहा, मगर वो इंडिपेंडेंट रहे। हमारी फ़ौज जो है वो उनको प्रोटेक्शन देती है। तो कश्मीर से ज़्यादातर दरिया फूटते हैं, जैसे पंजाब जिसको कहते हैं, तो पंजाब में ऊपर से आते हुए दरिया सिंध भी आता है। रावी जो अब लाहौर से काफ़ी दूर चला गया और बेचारा काफ़ी सुकड़ गया, किसी ज़माने में रावी का दरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था और ये बुढ़ा रावी जो है ये जो शाही किला है ना, यहाँ तक आता था, मगर अब तो बहुत दूर चला गया। तो रावी, सिंध और चनाब और उसके अलावा जेहलम, ये रिवर्स और सतलुज और ब्यास, ये सारे रिवर्स पंजाब से गुज़रते थे। अब तो सतलुज और ब्यास भी बिल्कुल छोटे से पिद्दे से रह गए हैं और कभी वो भी अटकेलियाँ करते हुए, अगर आप कसूर की तरफ जाएं, गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ जाएं, तो कभी वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। वो कहते हैं कि दरियाओं का रुख कौन मोड़ सकता है, और वो कभी पाकिस्तान से मोहब्बत में इधर बॉर्डर पार इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, तो इसी तरह फिर इंडिया की तरफ चला जाता है। तो पानी फूटते हैं ऊपर से आज़ाद कश्मीर से और जम्मू कश्मीर से, तो एक जंग सी लग गई कि कश्मीर में से जो पानी आते हैं, तो कश्मीर एक खूबसूरत जगह भी है, पानियों की वजह से भी एक रंजिश बढ़ती चली गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक बैगेज भी था। जिस तरह बैगेज नहीं होता, कुछ लोग इकट्ठे जब रहते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, उनमें एक सिबलिंग राइवलरी सी हो जाती है, एक बैगेज सा हो जाता है, और जब तक उस बैगेज को क्लियर ना किया जाए, ताल्लुकात को बहाल ना किया जाए, ट्रस्ट की और तहफ़्फ़ुज़ की और एक दूसरे पर भरोसे की जो है फ़िज़ा कायम ना की जाए और बैठ कर बात ना की जाए, तो तू तड़ाक हो जाती है और कई दफ़ा वो बातें भी मुँह से निकल जाती हैं जो कहने वाली नहीं होती, सुनने वाली नहीं होती। तो इस बुनियाद के ऊपर 1948 में हिंदुस्तान के साथ जंग हो गई पाकिस्तान की, फिर 1965 में जंग हो गई, फिर 1971 में जंग हो गई, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, फिर 1998 में सियाचिन के बॉर्डर में कारगिल पे जंग हो गई। इस तरह से पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो कुछ इंडिया के साथ जो है इतना अमन वाला नहीं रहा और वॉर्स होती रहीं। 1965 में जो वॉर हुई 1965 में, 6 सितंबर को ये जंग लड़ी गई, और इसी के सिलसिले में यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मनाया जाता है 6 सितंबर को, और 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया मनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो फ़िज़ाइया थी जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, एम आलम और ऐसे, जिन्होंने जाके इंडिया के अंदर जाके वहाँ की एयर बेसिस जो थी उनको तबाह किया, तो यौम फ़िज़ाइया मनाई जाती है। एम आलम ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि 1 मिनट में शायद उनके 3 या 4 जहाज़ जो हैं, फ़ाइटर प्लेन्स, फ़ाइटर जेट्स, उनको तबाह कर दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और फिर 8 को यौम बहरिया मनाया जाता है,
8 सितंबर को। ये यौम दिफा की बात मैंने आपसे की जो अभी गुजरा है। मगर आप जानते हैं ना कि वक्त के साथ साथ बेहतरीन हल जंग में नहीं है, जंग में कभी भी नहीं है। अगरचे आप देखें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई 1930s और 1940s में, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, जान का, माल का। एटॉमिक बॉम्ब्स भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए। मगर जंगों से बात नहीं बनती, बात बनती है अमन से। और अमन कायम होता है जब हम दूसरों की बात को समझते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, एक दूसरे के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के डायलॉग करते हैं। और डायलॉग जब होता है तो दूसरे की बात को पॉइंट स्कोरिंग के लिए, काटने के लिए डायलॉग नहीं होता, बल्कि डायलॉग इसलिए होता है कि हम दिल से दूसरे की बात सुने और उसको प्रोसेस करें और कोई ऐसा हल तलाश करें जो दूसरे के लिए भी अच्छा हो और अपने लिए भी अच्छा हो। इसको विन विन कहते हैं, थिंक विन विन। आप भी जीतें, दूसरों को भी जीतने दें, जीतने का मौका दें। तो ये यौम दिफाए पाकिस्तान का मकसद ये है, जो इंडिविजुअल सतह पे, इनफरादी सतह पे भी हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि अपने आप को मजबूत तर करना चाहिए, मजबूत तरीन करना चाहिए। इसलिए कि अगर ख़ुद बंदा मुआशी तौर पे, एजुकेशन के तौर पे कमज़ोर हो तो खामखा दूसरे का दिल करता है कि साथ से गुज़रते हुए एक टाँट लगा दे या कान मरोड़ दे। तो एक तो पाकिस्तान को कॉमिटी ऑफ नेशंस में ये जितनी भी अक़वाम आलम हैं उनमें अपना मकाम मुआशी तौर पे, एजुकेशन के तौर पे, और फिर सोच और अकायद और ये जो तफ़रक़ा है, ये जो तमाम तर चीज़ें हमें डिविसिव फोर्सेस हैं जो हमें अलग करती हैं, इनकी बजाय इकट्ठे और यकजान और यकजा होने। ये हंडिया पकाते हैं ना, कितनी चीज़ें उसमें पका डालते हैं, मगर उनको जब हम एक रेसिपी के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर उसका टेस्ट भी आता है, उसका एरोमा भी आता है। तो ये मेरा ख्याल है दौर आ चुका है जब हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी हमसाए हैं हमारे, वो ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा लंबा एक बॉर्डर है, चाहे इंडिया से जहाँ पे हमारी सरहदें मिलती हैं, इंडिया के साथ नेगोशिएशंस होनी चाहिए। उनको भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये लोहे के चने हैं, ये ऐसे नहीं है कि हम जो है इनको खाल पी के हज़म कर लें, ये जो है पेट में जाके गुड़ भी करेंगे और बड़ा काम ख़राब करेंगे। तो वो भी मेरा ख्याल है रियलाइज़ कर गए हैं। हम भी रियलाइज़ करें कि अगर हम ज़्यादा अफराद के ऊपर अपना ख़र्चा करें और बजाय जो है जंग व जदल का माहौल जो है उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जापान को देख लें, जर्मनी को देख लें, वॉर रेविज्ड कंट्रीज़ जिनका बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने किस तरह से मुआशी तौर पे और इंडस्ट्रियली अपने आप को बेहतर बनाया और आज अक़वाम आलम में उनका बुलंद नाम है। तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना है, इंडिया को भी ये सोचने का इस वक्त टाइम आ चुका है। और फिर उसके बाद हमारा चाइना के साथ भी सरहद लगती है, वो हमारे पाक चीन दोस्ती, वांगसोए, ये जो सी पैक बन रही है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो राहदारी है एक मईशत की, तजारत की, जिससे ना सिर्फ चाइना को फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचेगा, बलूचिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामज़न होगा। और इधर जो गवादर की पोर्ट है, दैट विल ऑल्सो डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। उधर आप देखें जो हमारा बॉर्डर थोड़ा सा रशिया जो पहले होता था ताजिकिस्तान से जो मिलता है, तो वहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को रास्ता मिलता है। फिर इधर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ईरान से मिलता है, तो ईरान भी एक बरादर इस्लामी मुल्क है और उसके साथ और भी ज़्यादा हमारे बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। तो इस तरह से आज के दौर में हम इंसानों को, हम मुल्कों को ये समझना चाहिए कि दिफा, बेस्ट डिफेंस जो है वो बेस्ट ऑफेंस नहीं है, बल्कि अपना भी ख्याल रखो, अपने आप को भी मजबूत करो कि कोई भी जो है गद्दार मिल्लत हमारे अंदर जो है वो ऐसे बीज ना बोए जिससे बबूल, कांटे और तकलीफ़ निकलती हो, बल्कि हम उनकी भी मेखकनी करें, अपनी सफ़ों को भी दुरुस्त करें और अपने दोस्तों को भी हाथ पकड़ के उठाएं और उनको भी खड़ा करें और ख़ुद भी मजबूत हों। तो ये है यौम दिफाए पाकिस्तान का एक छोटा तो नहीं, कुछ थोड़ा लंबा पस मंज़र हो गया, मगर बात भी कुछ तवील थी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगा, और आप अगर कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, मगर अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं भी आपको दावत दूंगा कॉल करने की। नंबर जो है अरसलान भाई ज़रा फ्लैश कीजिए नंबर हमारा जिस पे आपने कॉल करनी है। कॉल भी हो गई, अंग्रेज़ी वाली CALL वाली कॉल भी होगी और उर्दू वाला काफ कैंची वाला कॉल करार भी होगा।
तो ये दोनों जो है काम हमने करने हैं, कौलो करार भी करने हैं, सच्ची गूढ़ियाँ गल्लां भी करनी हैं, और आपका जो है इनके बारे में डिफेंस डे के बारे में अगर कुछ ख्यालात हैं, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में आपके पास कुछ सोच है, कुछ ख्यालात हैं, तो वो भी हमसे शेयर करें। आज के प्रोग्राम में हमारे जो साथ हमेशा होते हैं और मौजूद होते हैं, और इंशाल्लाह आज भी मौजूद है, हमें प्रोग्राम के अख्ताम पे कोई अच्छा सा गाना भी सुनाएंगे, वो है सुल्तान साकिब बलोच। थैंक यू। आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपके मैं खामोशी को सलाम करता हूँ। आपने बड़ी जो है सब्र से मेरी ये बातचीत सुनी। जब बोलने वाले के अल्फाज इतने कीमती और बेहतरीन हो तो खामोश रहने में ज़्यादा मज़ा होता है बजाय बोलने के। भाई तो फ़ौरन तालियां बजा दें मेरा। कितनी प्यारी बातें करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जब बातें करते हैं। जी और कहिए आप प्लीज़। और आप माशाल्लाह जब भी बोलते हैं अच्छे टॉपिक पे अच्छे अल्फाज के साथ बोलते हैं, और भाई दिल तो चाह रहा है कि एकदम फिर से तालियां, आप घरों में बैठ के सुल्तान साकिब बलोच के लिए तालियां, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सी तालियां, दुआएं भी दीजिएगा इनको दुआ दीजिएगा कि अल्लाह इनको दोनों जहानों में कामयाब करे। देखिए ना, मुझे भी और हमारी जो आने वाली मेहमान है उनको भी अभी उनसे तारुफ बाकी। आखिरी लफ्ज़ जो है ना बोलने के बाद मैं फिर आपको कहूँगा। नहीं आखिरी क्यों, और ये आप तो मेरे उस्तादों की तरह है, मैं आपसे सीखता हूँ हमेशा, और कोई भी बेहतर बोलने वाला हो उसको सुनते हुए कभी बंदा बोर नहीं होता। बहुत मेहरबानी। हाँ, बहुत प्यारी बातें करते हैं, आपके लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे फूल झड़ रहे हैं। आदाब, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, सुल्तान साकिब बलोच और हमारे साथ जो आज मेहमान तशरीफ़ लाई हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी आपने भी सब्र से हमारी बात सुनी। इनका नाम बहुत खूबसूरत है और इनका नाम है नायाब समर। देखिए कितना प्यारा नाम। ये आपके अम्मी अब्बू ने नाम रखा है या आपने अपना नाम खुद रखा है? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने रखा था। एक्चुअली जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, ही रिकमेंडेड दैट नेम टू देम फॉर मी। कितने ज़बरदस्त उन्होंने ये कहा। डॉक्टर्स के मुतालिक कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट इफ द डॉक्टर इज गुड कीप द एप्पल अवे। अब वो पता नहीं कितने अच्छे डॉक्टर थे जिनको ये लगा कि ये जो प्यारी सी बच्ची पैदा हुई है और ये इसका नाम नायाब समर होना चाहिए, यानी एक ऐसा फल जो नायाब भी हो और मगर इतना नायाब ना हो कि किसी की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हो। वो जैसा कि हमारी ऑफ एयर भी बात हो रही थी ना कि वो जो है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, तो मेरे ख्याल से कि इट्स काइंड ऑफ अ यूनिकनेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि दस्तरस से ही बाहर है। दस्तरस से बाहर देखिए, ये क्योंकि दुनिया है ना, जन्नत तो है नहीं। जन्नत में बड़े मज़े हैं। कहते हैं आप एक फल की तरफ देखेंगे वो फल खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा और उसके जायके इतने मज़ेदार होंगे। मगर ये दुनिया जो है, इसमें इंसान हो या फल हो, उनको जितनी भी चीज़ें कीमती होती हैं ना, उनका एक लाइफ साइकिल होता है। हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल है, तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर वक्त पे जो है हम अपनी तमाम तर काविशें और अपनी जो जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बदरजा अतम लेके ना जाएं, तो फिर उसके बाद डिके का सीज़न शुरू हो जाता है। ये इंसान की लाइफ साइकिल ऐसी है कि एक चीज़ होती है वो अपने टॉप पे जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर वो प्लेटू पे रहती है, फिर वो डिके का सीज़न शुरू हो जाता है। मगर मैं आपसे इतनी मुश्किल बातें नहीं करना चाहता। ये पता नहीं क्यों आज नींद की कमी की वजह से मैं अजीब व गरीब बातें कर रहा हूँ। अरे नहीं, तो मुझे क्योंकि आज हमारी मुलाकात अभी हुई, तो मुझे प्लीज़ अपने मुतल्लिक और भी बताइए। मिसाल के तौर पे ये बताइए कि आपकी पैदाइश यहाँ पे हुई या आप कहीं और किसी और शहर में थीं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका पैशन क्या है, आप क्या कर रही हैं। ये काफ़ी सारे मैंने सवालात इकट्ठे करके, मुझे इसलिए यकीन है कि आप इनका जवाब दे सकेंगी क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप ख़ुद एक ब्रॉडकास्टर हैं। तभी आपने ये मुश्किल तरीन काम जो है ना वो 4-5 सवाल इकट्ठे करके वो मुझे बता दिया। मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट। उसके बाद मेरा एमफिल है पॉलिटिकल साइंस में। मैं लाहौर में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा 103 FM 103 के साथ मुंसलिक हूँ। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था।
और क्यों ज्वाइन किया था ये भी मैं ही बता देती हूँ। बिकॉज वन डे आई वॉज कमिंग बैक टू होम और मैंने रेडियो ट्यून इन किया, तो कोई आरजे थे जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो एकदम से मुझे उस बंदे की ना एक छोटी सी बात क्लिक कर गई। मे बी वो कुछ सिविक सेंस के बारे में कोई बात कर रहा था कि इस तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहिए। अच्छा, मुझे वो चीज़ उस टाइम पर जो अपील की वो ये नहीं थी कि वो इतने मासेस के साथ एड्रेस कर रहा है ना, क्या मतलब फेम है, नेम है। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये थी कि ये इंसान खुद कितना अच्छा होगा, या अगर ये दूसरों को ये बात कर रहा है तो ये खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी तो कुछ तो फील करता होगा, ये जो दूसरों को इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। क्योंकि मोस्टली लेक्चर्स अच्छे नहीं लगते, बट इन अ लाइवली वे एंड इन अ गुड वे, जब आप बहुत सारी चीज़ों को सीरियसली पॉइंट आउट करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ पाई जाती है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट की एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन ऑडिशन। और मैं गई भी 103 पर और सिलेक्ट भी वहीं होगी, बल्कि वहाँ की प्रोग्रामिंग मैनेजर का मुझे अभी भी मेरा ऑडिशन सुनने के बाद जब वो आई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कितने अरसे से रेडियो कर रही हो। सो आई सेड टू हर कि नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो शी सेड कि आ जाओ कल से। तो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद रेडियो के ही जर्नी में मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न से कॉल आई। सो थोड़ा सा अरसा मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी किया काम, और उसके बाद इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। माशाल्लाह। अच्छा नायाब, आपने इतनी सारी बातें जो की उनमें मुझे कई बातें जहन में आ गई। हाँ। आपकी बातें सुनते सुनते एक बात तो मेरे जहन में ये आई कि जब भी कोई अच्छी बात कहता है तो उसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है सुल्तान भाई, जैसे कोई एक पॉन्ड हो या एक झील हो, उसमें जब आप एक पैबल फेंकते हैं, उसमें जब एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें आपगीने बनने लग जाते हैं। वो आपगीने कहाँ तक जाएंगे ये हम बता नहीं सकते हैं, मगर उनका असर ज़रूर होता है। तो आपके कान में आवाज़ पड़ी उस शख्स की जो भी प्रोग्राम कर रहा था, तो उसकी अच्छी बात आपको लगी, उसने आपको इंस्पायर किया। Exactly. और ऑब्वियसली यंग पीपल आर मोर इजीली इंस्पायर्ड। फिर जब वक्त गुजरता है तो वक्त की धूल थोड़ी सी उन पर पड़ जाती है और वो थोड़े से उनके जज्बे जो है मांद पड़ जाते हैं। एक तो ये बात है कि जब भी हम जिस भी स्फेयर और जिस भी जगह पे मौजूद हैं, हमें ये चाहिए कि अच्छी बात को तरवीज भी दें और अच्छी बात को फैलाएं भी, ताकि दूसरों पे अच्छा असर पड़े। क्या पता कब कोई पानी का कतरा, कोई बारिश का कतरा जो है कोई ऐसे बीज को जो छुपा बैठा हो और उगने की कोशिश कर रहा हो, उसको उगने में मदद दे। और फिर मुझे एक अच्छी सी बात याद आ गई, हम सब में एक बीज होता है, हम सब में एक बीज होता है और वो बीज होता है बेहतरी की तरह। जैसे हर बीज के अंदर जितने भी बीज होते हैं उनमें एक दरख्त छुपा होता है। इतने से बीज में इतना बड़ा दरख्त छुपा होता है। तो वो दरख्त कैसे बनता है? वो बीज जो है जाता है उसके अंदर, मट्टी के अंदर जाता है, एक टाइम पूरा करता है, फिर वो सर बाहर निकालता है, बड़ा ही नहीफ़ व नज़ार सा होता है। और वो बेचारा जो है ख़त्म भी हो सकता है, मगर अल्लाह जब उसकी प्रोटेक्शन करता है तो फिर वो एक तनावर बड़ा सायादार फलदार शजर बन जाता है और उसमें कई घोंसले होते हैं और कई चिड़ियों का और कई परिंदों का उसमें आशियाना होता है। तो यू नेवर नो कि आपके अंदर कौन सा बीज है, आपके अंदर कौन सा दरख्त है। बस उसकी आप यारी करते रहें और try to find the tree within you, and whatever you want to achieve in life, it is possible because you have the seed that can become that huge humongous tree. But once you become that tree, ओए होए मिस, कहानी से कहानी याद आने लग गई है। Carry on, बहुत मज़ा आ रहा है really। वो एक दरख्त था, उसकी एक साहब से दोस्ती हो गई। तो वो छोटा सा था, तो बच्चा भी छोटा सा था, और वो
उसके पास में खेलता था, ये वो तो दरख्त बड़ा होता गया, ये बच्चा भी बड़ा हुआ। अब बाद में क्या हुआ कि इस दरख्त को ज़रूरत, ये जो साहब थे इनको कुछ ज़रूरत पड़ गई पैसों वैसों की तो इन्होंने दरख्त के पास गए और दरख्त को कहा, यार तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तो अगर तुम मुझे अपनी ये कुछ टहनियाँ वहनियाँ दे दो तो मेरे घर वालों का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो जाड़ा आ रहा है और उनको सर्दी लग रही है, तो मैं ये तुम्हारी टहनियाँ काट लूँगा और ये उनको गर्मी फराहम करेगी, और जो इसके ऊपर पत्ते हैं उनसे मेरे जो मवेशी ढोर डंगर हैं उनको ज़रा खाना मिल जाएगा। उसने कहा, यार फॉर अ फ्रेंडशिप के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा चॉप कर लो, तो उसने चॉप कर ली और वो गया, उसने अपना जो भी फ़ायदा उठाना था, मगर अब वो कम आने लगा दरख्त के पास। कई दिन दरख्त इंतज़ार करता था उसका, फिर काफ़ी अरसा गुजरा तो फिर वो दरख्त आ गया, उसके फिर निकल आए जो भी उसने। तो उसने दरख्त को कहा कि यार बहुत ज़रूरत पड़ गई है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं, तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ करके बताओ। उसने कहा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा अगर मैं तुम्हारा तना काट दूँ और इससे मैं बहुत सारा जो है बेच के लकड़ी जो है मैं कुछ वुडन फर्नीचर और ये चीज़ें बनाऊँ तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसने कहा चलो अगर तुम्हें इससे फ़ायदा होता है तो ऐसे ही सही। तो उसने उसको चॉप किया, जाके वुडन फर्नीचर बनाया काफ़ी, और उसका काम चल पड़ा। फिर वो भूल गया उस दरख्त को। कई साल बाद वो आया तो वहाँ पे वो दरख्त जो था, उसने सोचा कि मैं फिर जाऊँ दरख्त से कोई फ़ायदा लूँ या जाके उसको बताऊँ कि मैं किस हाल में हूँ। तो वहाँ पे वो दरख्त नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक गड़ा सा था, वो दरख्त नहीं था। ना अब वो उसकी साए में बैठ सकता था, ना उससे कोई फ़ायदा उठा सकता था। तो कहानी से मुझे ये याद आया कि कई दफ़ा हम दोस्तों के, हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का कौल भी है कि वो शख्स मुफलिस है जिसके कोई दोस्त नहीं होते। मगर दोस्ती में ये तरीका गलत है कि हम लोगों से लेते रहें, उनको हम वापस भी तो कुछ करें, वरना वो हाल होगा जो इसका हुआ कि फिर ना वो दरख्त रहा, ना कुछ साइबान रहा, ना फिर उसके घर वाले जो हैं उन्होंने भी उसको घर से निकाल दिया, मगर अब ना उसके पास कोई दोस्त था, ना कोई साया था, ना शजर था, ना कोई बैठने की जगह थी। तो ये हम जब ह्यूमंस में और फ्रेंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर बात बनती है। मगर ये आपकी बात से रिलेटेड नहीं थी बात, जो मुझे बात आपकी बातों से याद आ रही थी वो ये थी कि आपने पॉलिटिकल साइंस में जो है मास्टर्स किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने मास्टर्स किया, पॉलिटिकल साइंस में आपने एमफिल किया। तो आपको तो ऐसा करना चाहिए कि जो है ना कुरैशी साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके राब्ता कायम करना चाहिए और उनके साथ मिलके, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुख्तलिफ हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, वैसे भी कहते हैं ना हमसाया माँ जाया। अगर हमसाया माँ जाया वो होता है जो एक दूसरे का ख्याल रखें। जब हमसाई एक दूसरे के जो दीवार के ऊपर से फेंकने लगे कूड़ा करकट उधर, तो फिर तो आपस में बात नहीं बनती। हमसाया आईआर में एक बड़ी फेमस एक इस बारे में एक लाइन है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। वो क्यों? इसलिए कि आपको उनके इंटेंशंस पता चलते रहें, उनको ज़्यादा क्लोज रखें, उनके साथ ज़्यादा पोर्ट्रे करें। एक तो उस हवाले से भी इन अ पॉजिटिव वे भी कि आपको अपने जितने भी आपके कंट्रीज़ जिनके साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं हैं, एक तो ये भी कि एक आपकी एक अच्छी कोशिश होनी चाहिए कि आप उनके साथ अच्छे और पीसफुल टर्म्स कायम करें, कुछ फ्रेंडलीनेस के जेस्चर्स शो करें एक दूसरे के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मायर्स भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, लाइक इन इंडिया एंड पाकिस्तान केस, फिर रुक भी जाती हैं, उसकी भी हाइप एक सर्टन क्रिएट हो जाती है। बट इन एन अदर वे आपको बहुत सारी चीज़ों में ये भी पता चलता है कि दूसरों के इंटेंशंस क्या हैं, जैसा कि जब वो गुस्सा आता है तो वो बस सर्विस कभी रुक जाती है, कभी बॉर्डर्स पे टेंशन हो जाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती रहती हैं। अच्छा ना यार, ये देखिए कि जो हमारे अपने होते हैं जिनके साथ प्यार के रिश्ते हो जाते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो हमारे खून के लहू के रिलेशन भी हो सकते हैं, वो जितने भी रिलेशंस हैं इनमें जब एतबार खो जाता है
जब हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती, जब दरमियान में रंजिशें आ जाती हैं, जब जो है हमें लगता है कि हमें दूसरा जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, नुकसान कर रहा है, हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है, या कोई भी वजह हो जाती है, वो जो बैगेज वाली बात मैं कह रहा था, तो ये अपने दूर हो जाते हैं। छे जाए कि जिनके साथ कुछ पंजाबी जो कहते हैं ना, जिदे नाल वट रलदी है, शहर जिथे पिंडा था वट होंदी है ना, हर किसी दी एक ज़मीन होंदी है, यानी ए फलाने दी ज़मीन है, फिर वो दरम्यान च वट होंदी है, वट दे उत्ते कई बारी मत्थे ते वट आ जाता है कि इहने मेरी ज़मीन दे उत्ते कब्ज़ा किया, फलाना किया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक कि जो रोज़मर्रा हम नहाते हैं ना, वी टेक बैथ सो दैट वी आर क्लीन, ये दिल जो है इसको भी साफ़ करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स जो हैं उनको भी साफ़ करने की ज़रूरत है। नहाने की जिस तरह ज़रूरत होती है उस तरह से एक दूसरे के साथ बड़ा ओपन रिलेशनशिप जितना हम रखेंगे ना, मुझे वो आपकी बात याद आ गई कि दुश्मन पे नज़र तो रखनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मगर आजकल एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं 2-3 दफ़ा यूज़ भी किया है, जिसको हम कहते हैं फ्रेनमीज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये बज़ाहिर फ्रेंड्स नज़र आते हैं मगर अंदर से एनिमीज़ होते हैं, इनके हिडन एजेंडाज होते हैं। वो एक दफ़ा एक रोमन बादशाह था, नाम मैं उसका इस वक्त नहीं रिकॉल, तो रात के पहर में कुछ लोगों ने मंसूबा बनाया कि इसको कत्ल कर दे। सीज़र, कोई सीज़र था, सम सीज़र, तो उसका एक दोस्त था जिसके साथ बड़ा वो करीबी था और उसका नाम था ब्रूटस। तो वो भी उन लोगों में जब उसको चाकू मार, सब मिलके मार रहे थे ताकि किसी एक पे इल्ज़ाम ना आए, उस बादशाह को मार रहे थे रात के अंधेरे में। तो उसने पहचान लिया आवाज़ से ये किसी, तो उसने कहा एक्ट टू ब्रूटस, यू टू ब्रूटस माय फ्रेंड, यू आर विद देम एंड यू आर किलिंग मी विद देम। तो हाँ, हमें रखना चाहिए, हमेशा अपना लिहाज ख्याल करना चाहिए, मगर ये दुनिया जिसको हम सब ये कहते हैं कि इसके वसाइल जो हैं, पानी के वसाइल हैं, फूड के वसाइल हैं, ग्लोबल विलेज बन गया, इंफॉर्मेशन हमारी दस्तरस में है, हम कहीं पे भी कोई बैठा हो, जब तक दिलों को नहीं खोलेंगे, जब तक हम मुकद्दम नहीं जानेंगे कि दूसरे का इंटरेस्ट कितनी ज़्यादा हम लोगों में बैक बाइटिंग आ चुकी है, अपने प्यारे उठ के जाते हैं, उनकी फ़ौरन चुगलखोरी, क्या उसको बोलते हैं, चुगली, और आपको पता है ना, दिस इज़ लाइक मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाली बात है। तो ये जब हम दूसरे का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से हम आहंग रखें, मैं ये नहीं कहता कि अपने से ऊपर रखें, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपना इंटरेस्ट और दूसरों का इंटरेस्ट मुकद्दम जाने, तब हम करीब आएंगे। तो अब आपने जाना है शाह महमूद कुरैशी साहब के पास और उनसे कहना है कि देखिए, अब नया पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं और हिंदुस्तान है और चाइना भी है। पहले हमारे एक दोस्त थे अमेरिका बहादुर, उनके साथ कुछ बात आजकल उतनी बन नहीं रही है। ट्रंप साहब ने भी नारे लगाए तो हमने भी 2-4 नारे लगा दिए आगे से। तो ये दोस्ती जो है, वो मैंने बचपन में गाना सुना था, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। ये वो सोना नहीं था, ये वो सोना था जो ये आप लड़कियां पहनती हैं। तो इसलिए हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो ये एक तो काम आपने ये करना। एग्जैक्टली। और जो आप डॉक्टर साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं बात के, होती नेशंस कुछ हैं, एजेंडाज कुछ होते हैं लाइक लोगों की तरह, फिर वहाँ पर आ जाती हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स, जिसमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा वीक हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर आकर आप किस तरीके से अपनी बात मनवाते हैं, मैक्सिमम गेन्स के साथ आप किस तरीके से इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा लेकर आते हैं। एक्चुअल गेम तो ये है अब, और उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या सीखेंगे हम? क्यों नहीं सीखेंगे भाई। देखिए, आप आके बैठी हैं ना, आपने बातें शुरू की, आप बात कर रही थी, आप उसकी बात, प्रेजेंटर की बात 103 पे आपके कान में पड़ी। जब हम बात करते हैं
आपने सुनी यहाँ पे हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसमें लोगों ने सुनी, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने सुनी, मगर एक और आदमी ये सब बातें सुन रहा है। वो मैं खुद हूँ। जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी बातें मैं खुद सबसे पहले सुन रहा हूँ। वो मेरे दिमाग में, खोपड़ी में टकरा के इर्ताश पैदा कर रही है, मेरा दिमाग उनको सुन रहा है और वो अलग बैठ के एक बात जज कर रहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, दिल से बात कर रहा है, जो ये कहता है उसके ऊपर अमल भी करता है, या ये सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए कर रहा है। उससे मेरी शख्सियत या तो बढ़ रही है या घट रही है, अंदर ही अंदर जज कर रहे हो। मैं खुद भी तो जज कर रहा हूँ अपने आप को। अगर मेरे कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा तो फिर मेरी बिलीफ सिस्टम सारी जो जितना भी कुछ है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं मात खा जाएगा। और अगर उनमें एक हम आहंगी होगी, कोहिजन होगी, ताकत होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो हम खुद भी तो सुन रहे होते हैं, बिल्कुल। इसलिए हमें वही बात करनी और कहनी, दामे दरमे सुखने, वही कहना और करना चाहिए जो कि हम टोटली बिलीव करते हैं। सुल्तान भाई, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम घरों में बहन भाई रिश्तेदार जो होते हैं, किसी भी इशू पे हमारी तलब कलामी हो जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है आपस में, तो हम एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर देते हैं, मगर खुशी में गमी में शरीक होते रहते हैं। अगर मेरा भाई है, मेरी उसके साथ किसी भी बात पे तलब कलामी है, मेरी नाराज़गी है, तो मैं वो चीज़ भी दिल में रखता हूँ, मगर किसी कामन रिश्तेदार की अगर शादी है, वहाँ पे हम जाएंगे, मिलेंगे। उसकी बच्ची की शादी होगी तो मैं लाजमी जाऊँगा कि मेरी भतीजी है। इसी तरह इंटरनेशनल जैसे रिलेशन की इन्होंने बात की, मुल्कों में भी ऐसे होना चाहिए कि जो आपके इश्यूज़ होते हैं आप उन्हें भूलें नहीं, वो साथ साथ चलते रहते हैं, मगर जो आपके दुख सुख होते हैं, लाइक मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारा इंडिया के साथ कश्मीर का इशू है, उस पर डायलॉग चलता रहे या थोड़ी सी चाहे खामोशी हो जाए, मगर जो हमारे दोनों के इंटरेस्ट हैं, जो दोनों की भलाई के काम हैं, उन पे काम होता रहना चाहिए। जो हमारी आवाम, दोनों की आवाम को फ़ायदा देने की पॉलिसीज़ हैं, उन पे काम होते रहना चाहिए। हमारा अलमिया ये होता है कि इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, हमारा अलमिया ये है कि हम जो इशू होता है उस पर फोकस कर देते हैं और उसी को उछालते रहते हैं, और जो बाकी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो इश्यूज़ जो हैं वो ज़रा पीछे हटते हैं या हम हल कर सकते हैं, उनको हम दबा देते हैं। तो जब आपकी ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ाइयों की ही मीडिया में बातें रहती हैं, तो आवाम के दिल में भी वो नफ़रत होती है और एक दूसरे के लिए लड़ाई के जज्बात रहते हैं। जी, लड़ाई के जज्बात, जैसे इन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं वो आपके एक्सपर्ट होने चाहिए। जो लड़ाई के जज्बात हैं वो अलहदा टीमें हों जो उनको हल करने की अंडरग्राउंड बातचीत होती रहे, मगर मीडिया में ज़्यादा उछाल ऐसी चीज़ों का होना चाहिए जो आपकी आवाम के लिए फ़ायदा हो, जो आपके आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने में मदद दे सकें, जिसमें आप क्रिकेट डिप्लोमेटिक जो आपके डिप्लोमेसी, बस डिप्लोमेसी, ऐसी चीज़ आप सकाफत का तबादला कर सकते हैं। जैसे हमारे सिंगर्स वहाँ जाते हैं, उनके आर्टिस्ट इधर आते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी आवाम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगी और उनको फ़ायदा होगा। अगर आप लड़ाइयों को ही मीडिया में डिस्कस करते रहेंगे और दूसरी चीज़ों जो हमारे दरवाजे हैं आपस में करीब होने के या सुलह के, उनको आप पीछे हटा के, और आप दोनों के मीडिया में स्पेशली इंडिया नेगेटिव जो है रिपोर्टिंग करता है, उनको चाहिए कि इश्यूज़ को डिप्लोमेटिक रखें। आप अंडरग्राउंड इस चीज़ को आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बातचीत के ज़रिए करते रहें, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, मगर अच्छाई के लिए आप ज़्यादा आगे बढ़ें। बहुत प्यारी बात की, और अब फिर वही वाली बात कि आपकी बात से मुझे एक बात सूझी, और वो ये है कि हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, हम बहुत आसानी से मैदानी रास्तों से एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। यस, हमारी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं, मार्केट्स हैं, और कहीं और चीज़ें भेजने में जो पैसा खर्च होगा तरसील में, वो उतना शायद यहाँ ना खर्च हो। ठीक है, अब ये बात एक बड़ी सामने और सादा सी है, मगर ये बात खलती है और लोगों को कि अगर आप सपोज करें कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मरासिम आपस में डेवलप कर लें जहाँ पे उनकी फ्री ट्रेड हो, ज़ुबान तक तो एक है, ज़ुबान मिलती जुलती है, कॉमन हेरिटेज है,
सकाफत मिलती जुलती है। सपोज करें कि यहाँ से सिंध से उस तरफ पार करके मोनाबाव या जो इलाका है उधर जहाँ से मिलता है, आप नीचे आते जाएं और सारा एरिया जो है उधर मिल रहा है, मुल्तान से उधर भी मिल रहा है, और इधर लाहौर से भी, इधर अमृतसर, और उधर कसूर से भी गंडा सिंह बॉर्डर, इस तरह मिलते अगर हम ये ट्रेड कर सकें और हमारी जो अफवाज हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई गलत सोच का हामिल इसमें कोई चिंगारी ना भड़का सके, तो हमारी ट्रेड कहाँ से कहाँ जा सकती है, हमारे ताल्लुकात कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और अदर देन एनी अदर कंट्री वी कैन डू वंडर्स। कई मुश्तरका हम जो है वो कर सकते हैं, आपस में जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। और वो जो आप कह रही थी कौन से बिल्डिंग मेजर्स क्या थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, ऐसे हम एक दूसरे के साथ सारे पत्ते सामने रख दें और कोई एक दूसरे को चीट करने की बिहाइंड द सीन कोशिश ना करे। बट ये दीवाने का ख्वाब है या सर एक दूसरे के पे ना ट्रस्ट नहीं है ना, एतमाद का फुकदान है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए ना। हाँ जी। कि देखो मैंने ये तुम्हें दिया, तुम मुझे ये दो, इस तरह से बिल्ड होता है ट्रस्ट। देखिए अगर ट्रस्ट की फ़िज़ा ख़राब हुई है तो कुछ 5 साल में अब हम ऐसे मेजर्स ले सकते हैं वन आफ्टर। और आपको मैं बताऊं कि जो पंप कर रहे हैं मनी इन मीडिया और कंट्रीज़ जो हैं उनको ये सूट नहीं करेगा, तो इसको हश हश करने की ज़रूरत है और आपस में प्यार मोहब्बत जगानगत जो नहीं रहा अगर, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत। देखिए इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान जब बना था तो हमारे जो लीडर थे, जो हमारे फाउंडर थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बराबरी की बेस पे हों और हम ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जो अमेरिका और कनाडा के हैं। मगर उस चीज़ को वो कभी फोकस नहीं करता उनका मीडिया। उन्होंने अपनी आवाम को यही बता दिया कि हिंदुस्तान तो हमारा था और ये इन्होंने जिन्ना ने हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए और ये कर दिया वो कर दिया। देखिए उनको हकीकत मानना पड़ेगी कि वो अलहदा मुल्क है, उनका एक अलहदा नज़रिया था, वो अक्सरियत की बुनियाद पे पार्टीशन हुई और अब हमें हमारे हमसाए हैं, हमें मानना पड़ेगा वो हमारे हमसाए हैं और हमने उनके साथ आगे चलना है। अगर वो उनके ज़हन में होगा कि हम हड़प कर जाएंगे और एकदम से फिर दुनिया पे राज करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अच्छा ये देखिए कि गांधी जो थे, गांधी भारत, उनका भी मोहनदास गांधी, आई थिंक दैट्स व्हाट हिज नेम वाज। तो नेहरू लाल नहीं, नेहरू तो दूसरे लीडर थे ना, नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड गांधी वाज देयर फादर ऑफ द नेशन। तो गांधी साहब को जो कत्ल किया गया, जो वहाँ के बंदे ने, हिंदू ने एक ने मारा, और उसकी वजह ये थी कि गांधी जो है वो ये समझ गए थे कि ये मुल्कों को दूर नहीं जाना, बल्कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का पैसा रहता है ना, कुछ जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन जो प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान का पैसा देना था, दे नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा भाई दो इनको पैसा। और वो इसी बात को समझ गए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि दोनों मुल्कों में ये कनाडा और अमेरिका जैसे ताल्लुकात, जो स्टेटमेंट क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दी थी कि ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए, तो गांधी भी इसकी कोशिश कर रहे थे, मगर फिर उनको मार दिया। और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी पाकिस्तान के। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है जितने भी लोग समझ गए वो अच्छी बात है, मगर दूसरी तरफ एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क हो, अगर आपने डोर मैट नहीं बनना, आपने ऐसी चीज़ नहीं बनना कि कोई आए आपके ऊपर चलता हुआ चला जाए, आप पाँव पहुँच के चला जाए। और यही पाकिस्तान ने प्रूव किया कि अगरचे हम हदूद अरबा में छोटे हैं इंडिया से, मगर यू कैन नॉट बुली अस, यू कैन नॉट राइड ओवर अस। और ये हमेशा पाकिस्तान ने जो है उनको एक जवाबी कार्रवाई की, और यही यौम दिफा जो हम 6 सितंबर के हिसाब से मनाते हैं। ये भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मैम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया। पाकिस्तान बीइंग यंग, मैं आपको जैसे इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की,
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप हमारे एक यंग लीडर हैं, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें हम दोस्ताना ताल्लुकात को आगे लेके चलें बराबरी बेस पे? कोई ऐसा शार्ट रास्ता है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एज अ यंग लीडर। मैंने ख्वाब सोच लिया, एकदम से मेरे माइंड में आ गया, अच्छा मैं एक ब्रांड न्यू पाकिस्तान के नाम से कोई कैंपेन शुरू करूंगी, क्योंकि नया पाकिस्तान तो ऑलरेडी बन गया। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही कहा करती हूँ कि ठीक है, यू लाइक सम सर्टन पर्सनालिटीज़, यू लाइक सर्टन लीडर्स, और पाकिस्तान में लीडरशिप का एक मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें कुछ उस टाइप की लीडरशिप नहीं मिली जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और हम लोग चाहते थे। बट किसी भी एक इंसान से इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेना और उसके बाद प्रैक्टिकली खुद अपने बारे में ना सोचना, सिर्फ यही सोचना कि वो हमें आकर ठीक कर देगा, ये भी कोई अकलमंदी ऐसे तो नहीं। कई लड़कियां भी सोचती हैं टीनेजर्स के कोई शहजादा आएगा सफ़ेद घोड़े के ऊपर, तो ऐसा कुछ अवाम भी सोच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अवाम बहुत आगे चली जाती है फिर इन सोचों में। मतलब हम ये नहीं सोचते कि हम लोग किस तरीके से ट्रैफिक ही ले लें, हम लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तब भी हमारे में कितना वो होता है कि जी इसने मुझे ओवरटेक कर लिया, नहीं इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी गाड़ी किसी से कम है या क्या, इसको क्या लगा, मुझे ड्राइव नहीं आती। छोटी छोटी चीज़ों को ईगो का मसला बना लेना। ओके, अब आपका क्वेश्चन था इंडिया और पाकिस्तान की किस तरीके से दोस्ती। एक मिनट दीजिएगा नाजरीन, जब ये नायाब जो है इस मसले का हल बताएंगे एज ए लीडर, जो ही ये ख़त्म करेंगे अपनी बात, फिर आप लोगों ने हमें कॉल करना शुरू करना है, मैं आपकी कॉल लूँगा, मगर राइट आफ्टर नायाब समा फिनिशेस with her leadership qualities, she is going to give a solution for India-Pakistan's relationships betterment. Okay, first of all, as we all have witnessed कि किस तरीके से इमेज बिल्डिंग की जाती है किसी भी चीज़ की। जैसे इस नए पाकिस्तान के लिए हमने इमरान खान साहब की इमेज बिल्डिंग होते हुए सोशल मीडिया पर भी देखा और डिफरेंट चैनल्स पर भी देखा। आई रियली डोंट नो अबाउट योर पॉलिसी, बट लेट मी से दैट मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को पोलिटिसाइज ना करूँ। इवन इन माई शो, इट्स अ ख़वातीन टाइप शो, तो उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं पोलिटिसाइज नहीं करना चाहती। बट दीज आर माई व्यूज़ और इसके अंदर किसी और का कुछ वो है, ठीक है, बरमला इजहार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कॉन्फिडेंस। ओके, अब क्या होता है कि जी एकदम से हमने देखा कितनी पॉजिटिवली चीज़ें सामने आ रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली इतने सालों से एग्जिस्ट कर रही थी वो बुरी लगना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसी स्किट्स सामने आए कि एकदम से हमें लगा कि बस एक ही चीज़ है जो परफेक्ट है पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर, एंड वी चोज दैट, राइट। मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, लोगों को जो ठीक लगता है, अगर ये लोगों की ही राय है तो सर आंखों पर, बिकॉज इलेक्शंस का मतलब ही यही होता है। अगर इस वे में आप पूरी नेशन को इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं तो एट बोथ एंड्स सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए आप लोगों को कूल डाउन कर सकते हैं एट बोथ एंड्स, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इवन इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हमने देखा कि किस तरीके से वो क्रिकेट के मैच के लिए पिच ख़राब कर देते हैं कि जी मैच ना हो। तो ये दोनों तरफ अगर मीडिया अपना रोल प्ले करे और सोशल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, ये मिलकर काम करें तो क्यों नहीं हो सकता, इट्स पॉसिबल। लेकिन वही बात है कि हाइप क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में नेगेटिविटी डालनी, उन्होंने ये कर दिया, उसने उससे हाथ क्यों मिला लिया, वो उससे मिलने के लिए क्यों आ गया, ये सारी चीज़ें। बट दोनों शिल्पा सालार ने नवजोत सिंह सिद्धू को गले क्यों लगा लिया, ये चीज़ ये मैं बोलना चाह रही थी लेकिन मैं फिर मुझे थोड़ा सा पॉलिसी का अंदाजा नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने तो आपको क्या खुल के बात। इस प्लेटफॉर्म पे हर किसी को नुमाइंदगी का हक मिल है, जो मर्जी पार्टी का हो यहाँ पे अपनी बात कर सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों एंड्स पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, किसी एक साइड पर नहीं। पाकिस्तान में भी हमें हमारी मेरे ख्याल से दोनों तरफ की इस्टेब्लिशमेंट जब ये सोच लेगी तो वो नए पाकिस्तान की तरह ये सब कुछ भी कर लेगी। अच्छा मिस, ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट जब बलूचिस्तान में अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी ना बलूचिस्तान में, जो भी बाहर की ताकतें थी वहाँ पे अनरेस्ट कर रही थी, उनको नज़र आ रहा था कि यहाँ तरक्की माशाल्लाह अवाम के लिए होगी और हो रही है, तो वहाँ पे डिप्लॉय की हमारी फोर्सेस और उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ पे तरक्की हो, अवाम का फ़ायदा हो। इसी तरह मैं यही बात कह रहा हूँ कि इंडिया की फोर्सेस
पाकिस्तान की फोर्सेस का ये नस्बुल ऐन होना चाहिए, जिस तरह टेररिस्ट का कला कुमा किया ना पाकिस्तान ने, इसी तरह उधर के अगर कोई लोग इसको सैबोटाज कर रहे हैं या पाकिस्तान के कुछ लोग सैबोटाज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सबोटियर्स जो हैं उनकी मेहकनी पाकिस्तान की फ़ौज करे, और उधर इंडिया में अगर कोई इसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो वो करें, और इस तरह से मिल के एक हाथ दो एक हाथ लो। देखिए, मुसाफिहा करना हाथ में लाने के लिए दो हाथ चाहिए, कभी एक हाथ से यूँ नहीं हो सकता, दोनों मिलेंगे और बिल्कुल सच से मिलेंगे। ये नहीं कि इस हाथ से ये मिला रहे हैं और पीछे जो खंजर पकड़ा हुआ है, तो उससे बात नहीं बनेगी। दिलों को साफ करेंगे, और चाहे वो अवाम हो चाहे वो फ़र्द हो, जब हम कदूरतें और पिछले बैगेजेस मिला के मुआफ़ कर देंगे, Forgiveness is the key to happiness and prosperity। एक कॉल आ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो कॉल लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कॉल करते हुए इंतज़ार की जो जहमत गवारा करना पड़ी कि आज जो है मैं बोलता ही चला गया, और मुझे ये भी दिल में हो रहा था कि मेहमान जो आए इतने सरांखों पे, उनको मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ शायद, तो अब आपको मैं मौका दे रहा हूँ, और साथ में मैं इंक्लूड करूँगा नायाब को भी और सुल्तान को भी कि हमारी जो है ये ट्राईपार्टाइट डिस्कशन हो। ट्राईपार्टाइट डिस्कशन का मतलब ये है कि तीनों फरीकैन, आप, सुल्तान और जो हैं नायाब भी इसमें हिस्सा लेंगे। मैं सिर्फ एक इंटरप्रेटर का, मुतरजम का रोल प्ले करूँगा। इंटरप्रेटर का या फैसिलिटेटर का? फैसिलिटेटर, बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है ना सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी, तो पहली बात तो ये कि प्रोग्राम आपका बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अभी इसकी जो ओपनिंग आपने की है डिफेंस डे के हवाले से, और जो पीछे पुरानी हिस्ट्री सारी सुनाई है हमें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। असल में इसकी सारी वजह जो है, इसका क्रेडिट टोटल जो है मेरे ख्याल में वो असद असगर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मौसीकी पीछे चला रखी है जिसमें मेरा बार बार ये दिल करता है मैं किसी 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पे हाई टी पीना शुरू कर दूँ और ये सब बातें छोड़ दूँ। इतना मधुर सुरों में, हल्के हल्के सुरों में नौहा कना, फिर कोई आया दिलजार नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। मेरा दिल ऐसे कर रहा था, मुझे मुश्किल हो रही थी, मैं ये बात कर रहा था, आंखें भी ऐसे जो है ना नीचे डुबा रही थी। मुझे पता है एजाज भाई, और ये आपके लिए किस्म की ना जैसे लोरी नहीं होती बच्चों के लिए, कसम से सुलाने के लिए, आपके लिए ये म्यूजिक इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग म्यूजिक है। I know, my eyes are getting so heavy। और एक इंसान जो कि बेचारा सोया भी बहुत थोड़ा हो, उसको तो फिर नींद आनी नहीं, वो बेचारा क्यों है, वो उसकी अपनी गलती है, वो टाइम मैनेजमेंट ही सही नहीं करता, तो फिर बेचारा कैसे है? इंसान जो है ना, उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है किसी ने। वो मुझे असल में बाबा जी ने एक बात कह दी, बाबा जी कायदे आज़म ने, सारी बातें तो उनकी मैंने मानी कोई नहीं, मगर उन्होंने कहा कि बेटा रातों को जाग के पढ़ो और मिडनाइट ऑयल बर्न करो, और इससे जो है ना बात बनेगी, कौम की काया पलटेगी जब तुम रातों को जागोगे। मैं ये बात सुन के मैंने कहा चलें शायद इसी तरह कोई बात बन जाए। तो एजाज भाई, आप हमारे डिफेंडर्स के साथ है ना, वो भी तो रात को जाग रहे होते हैं। हाँ, रात को वो जाग रहे होते हैं। और मुझे एक वाक़या याद आ गया फिर से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को पोस्ट किया एक जगह पे कि आपने जो है ना रात को ये फ़लाँ सामने जो दुश्मनों की जगह, इसके ऊपर जो है ना आपने निगाह रखनी है। तो रात के किसी पैर, मुझे पूरा वाक़या नहीं याद, थोड़ा सा याद आ रहा है, मतलब उसमें से कुछ उसके हिस्से याद आ रहे। तो रात को कोई उड़ता हुआ सनसनाता हुआ तीर उसको लग गया, मगर उसने किसी को नहीं जगाया जब तक कि सुबह ना हुई और नमाज का वक्त ना हुआ, लोग जागे नहीं। वो बेचारे का खून रिश्ता रहा और वो अपनी पोस्ट पे जमा रहा और स्कैन करता रहा और दुश्मनों के ऊपर नज़र रखता रहा। तो ये जो हमारे डिफेंडर्स हैं, ये भी अपनी जान का नजराना देने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। तो ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कह लीजिए बात, वरना मैं चलता रहूँगा। इसमें मेरे जहन में जो बात आई ना कि मैं उस दिन सुबह ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल जा रही थी, तो मेरी गाड़ी में उस एक चैनल लगा हुआ था जिसपे ये हमारे निशाने हैदर जिन लोगों ने लिया ना, उनकी पूरी स्टोरी वो लोग। कितने लोग हैं, कुछ याद है आपको? मुझे तो
7 याद है। इजाज भाई अब ज्यादा हो गए हैं, अब मेरे ख्याल में ज्यादा। 8 या 11 है शायद, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो उसमें मैंने वो वाकया सुना हवालदार लालिक जान का। बिल्कुल। तो वो उस बंदे का बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी जैसे आपने अभी स्टेट वाले बंदे का सुनाया है ना, तो उस बंदे ने पूरी रात जिस तरह जाग के, और 2-3 रातें जाग के जिस तरह उसने पोस्ट पे, वहाँ हमारी पोस्ट से इंडियंस को जिस तरह उसने पीछे भगाया है अकेले, और आखिर में जिस तरह उसको वो फायर लगा है, और उस जख्मी हालत में भी उस बंदे के अंदर जब तक इतनी जान थी कि वो राइफल पकड़ सकता था, उसने दुश्मन को जो है ना वो, और उसके बाद दुश्मनों ने भी कहा कि ऐसा बंदा हमने अपनी जिंदगी में ऐसा ब्रेव बंदा नहीं देखा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे फ़ौजी जो हैं माशाल्लाह, वो एयरफोर्स के राशिद मिन्हास हों या हमारी बहरिया के जो काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारी बर्री फ़ौज के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ मुहाज़ों पे हमेशा माशाल्लाह जानों के नजराने भी दिए और डट के मुकाबला भी किया। कुछ शहीद हैं, कोई गाजी हैं। मगर इनसे जो हमें एक बात सीखनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ मुहाज़े जंग पे हमें सिर्फ वहाँ पे डटना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आम ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक दूसरे को जो है धोखा दही से परहेज़ और मेहनत और ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये भी डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान है, वरना ये दीमक की तरह है जो कि अंदर से अंदर ही खाती जाएगी हमें। आई टोटली एग्री। और एजाज भाई इस सिलसिले में देखें, कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि लोगों को ना इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट करनी चाहिए और कलेक्टिवली भी। इंडिविजुअली ऐसे कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको देश के पाकिस्तान का इमेज दुनिया में, वो जो नहीं था कि हाउ टू कीप दिस फ्लैग हाई, फरी आप अपने आप को जी। एक पोस्ट में देख रहा था सोशल मीडिया पे, लिखा हुआ था कि ऑरेंज ट्रेन पे शायद 200 अरब रुपए लागत आ रही है। अच्छा। जबकि जो दयामेर भाषा और मोहम्मद डैम है उस पे 20 अरब रुपए की लागत चाहिए। एक तरफ 200 अरब और एक तरफ 20 अरब, और 20 अरब की लागत से जो डैम्स बनेंगे, बिजली बनेगी, पानी का जो निज़ाम एक वज़ा होगा, यानी चैनल्स बनेंगी, ट्रिब्यूटरीज बनेंगी और आबपाशी के लिए भी, तो उससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, हम सबको, पूरे पाकिस्तान को। और इस सिलसिले में मैं अभी आपके फोरम से फायदा ये उठाना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल खोल के जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो फंड है ये डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें दिल खोल के डोनेशन दें। और मैंने और मेरी फ्रेंड है डॉक्टर फातिमा बिलाल, हम दोनों ने मिल के जो है ना आजकल ये कैंपेन हम रन कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं डैम के लिए। और हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये डैम के पैसे जमा हो जाएंगे तो खुदा न खास्ता कौम को कोई डैम फूल तो नहीं बनाएगा? भाई उम्मीद तो नहीं है वैसे। क्यों जी सुल्तान भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है डैम के चक्कर में डैम फूल बन जाए? नहीं, जितनी मोहब्बत से कौम ने खान साहब को पे एतमाद किया है और वो इस उम्र के इस हिस्से में मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा नहीं, खान साहब अकेले थोड़ी हैं। देखिए एक आदमी थोड़ी होता है, मिलके सारी। सर लीडर जो होता है ना वो रास्ता दिखाता है। अच्छा। ठीक है ना, तो अभी तक तो नज़र आ रहा है कि वो बेहतर रास्ता दिखा रहा है, और जब नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला आपको हेल्प करते हैं। आपका क्या ख्याल है नाया? लेट्स सी के यू वर एब्सोल्युटली राइट के खान साहब ही तो नहीं है, पूरी टीम होती है। तो मेरे ख्याल से गॉन आर द डेज व्हेन पीपल वर सो इग्नोरेंट अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स, और वो टॉलरेट कर लेते थे ये सारी चीज़ें। इवन खान साहब की ज़रा सी कोई इधर से उधर कोई भी बात नज़र आती है लोगों को तो लोग फ़ौरन बोल उठते हैं कि हमने इस वजह से वोट नहीं दिए थे खान साहब को। तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं कोई रखियो ही ने लोगों ने हैं हिल नहीं सकते। लो जी फरी, आप बिल्कुल पैसे जमा करें और जब ढेर सारे पैसे जमा हो जाएं तो मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। और आप अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट वाले फंड में डाल देंगे, ये भी मुझे पता है। अच्छा चलो बस। और मैं यहाँ लोगों को ये भी बता दूँ कि इसमें डोनेशन में एजाज भाई ऑलरेडी मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो सारे भी करें।
और दूसरी बात ये देखिए एजाज भाई, अभी आपने जो कहा ना कि पता नहीं डैम बनेगा या हम डैम फूल बन जाएंगे, तो आज मैं अपने किसी पेशेंट को एक बात समझा रही थी। मैंने कहा देखो हमें फ्यूचर का नहीं पता, राइट, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन Correct. हमने जिंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप तो हमने खुद उठाना है ना। जी, अब अगर हम ये सोचते रहें कि हम पैसे देंगे कोई खा जाएगा तो हम दें ही ना, तो क्या पता कोई ना खाए। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हो सकता है वो ना खाए और डैम बन जाए। नहीं, जिस तरह नायाब भी कह रही हैं और जिस तरह से सुल्तान भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब हम बेदार हो चुके हैं, अब हम सोए हुए नहीं हैं। अब सोशल मीडिया देखिए, एक था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको लोग कहते थे अच्छा भी ख़रीद लिया, ये कर दिया, उसमें एक स्लांट कर दिया, मगर सोशल मीडिया पे आवाम अपनी बात कह सकते हैं। और अगर पीटीआई की हुकूमत धरना दे सकती है और ऐसी जगह से हुकूमत तक आ सकती है जहाँ पे चांसेस कम नज़र आते थे, तो अपोजिशन तो कई साल हुकूमत में रह चुकी है, तो वो विजिलेंट आई के साथ देख रहे हैं और विजिलेंट आई से देख रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे पाकिस्तानियों से, रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि आप लोग ये ना सोचें आप अगर पीएमएलएन के हैं तो आप डैम में पैसा देंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल, डैम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, इमरान खान का नहीं है। करेक्ट। इसलिए उस डैम में आप पार्टिसिपेट करें, डैम की कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। आई एग्री विद यू। और इजाज भाई, दूसरी बात ये कि अभी नायाब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में, जो मैंने सोचा कि उसको पैकिंग करना चाहिए। जी जी बताइए। वो लर्निंग के बारे में बात करी थी ना, कि Learning. इंसान हर एक से मतलब कुछ ना कुछ आप सीखते हो, जहाँ आप जाते हो। जैसे वो कह रही थी कि वो प्रेजेंटर जो इन्होंने पहली दफा ऑन एयर सुना था, उससे इन्होंने एक वो सीखी अच्छी बात जी। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमें रिसेप्टिव होना चाहिए और सीखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बंदा बात कर रहा है वो हमसे मतलब अगर सोशली या फाइनेंशियली वो हमसे कितना लो है मतलब स्टेटस वाइज बात मैं कर रही हूँ। अब जैसे इवन मेरा सर्वेंट है ना, ये भी कभी कोई ऐसी बात कर देता है तो मुझे लगता है कि ये तो मैंने इससे लर्न की है। ठीक, तो इसलिए हमें हमेशा रिसेप्टिव होना चाहिए लर्निंग के लिए। देखिए इल्म हासिल करें चाहे आपको चींची करनी पड़े। नहीं, वैसे जो मंसूब की जाती है वो तो बात और है, चीन जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो तो ये कि अगर आपको चीन भी जाना पड़े, दूर उफ्तादा जगहों पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़े। असल बात ये है, चाइना के मुतालिक बात ये है, जो हदीस जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो की जाती है, उसको जोड़ा जाता है, तो वो ये है कि चीन जाओ, चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, तो उसका मकसद ये है कि दूर उफ्तादा जगहों पे जाना पड़े, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े। जो बात आप कह रही हैं कि किसी से भी इल्म हासिल करो, और डॉक्टर सदाकत एक बात रिपीट करते हैं बार बार कि इल्म जो है वो मोमिन की खोई हुई मीरास है, उसको रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और बात तो हम अपने पेशेंट से भी कोई अच्छी बात लर्न कर लेते हैं, जो वो कोई अच्छी बात तो कोई भी इंसान कर सकता है ना, और जरूरी तो नहीं है कि वो बहुत ही एजुकेटेड या बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत ही उसका जो है लेवल बहुत हाई हो। नहीं, नॉट एट ऑल, कोई भी कर सकता है, बात नहीं। तो इजाज भाई, दूसरी बात ये, मैं जल्दी से 4-5 नाम ले लूं। घर के छोटी है जात बकरी की, मगर दिल को लगती है बात बकरी की। है, बकरी की बात भी लग सकती है। बकरी की मैं से आज तक वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसमें मैं बहुत होती है बकरी में। बकरी में मैं जितनी होती है ना फरी, उससे बहुत ज्यादा मैं इंसानों में होती है। लेकिन बकरी की मैं कुछ इतना नहीं खराबी पैदा करती जितनी इंसानों की मैं जो है ना खराबी पैदा करती है। बकरी तो बेचारी अपनी मैं फिर भी जो करके कुछ कर लेती है, इंसानों की मैं की बोई इतनी होती है कि वो जाती नहीं है। जिस दिन ये इंसान की मैं की बो चली जाएगी ना, उस दिन इंसान जो है वो फरिश्तों से जो असल में ऊपर था ना, जो अल्लाह मियां ने उसको मकाम दिया था कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, वो मैं के बगैर दिया था। बाद में मैं आ गई, वो फिर वहाँ से मूव डाउन करना शुरू हुआ, फिर वो फरिश्तों से डाउन हुआ, फिर वो जिन्नों से डाउन हुआ, फिर वो जो है ना अपने जानवरों से भी नीचे चला गया। और आपको पता है कि जब मैं आ जाती है ना, तो इंसान
अशरफुल मखलूकात की तरह ऑपरेट नहीं करता, अक्ल साइड पे हो जाती है और वो जानवर बन जाता है। सही बात है। यस। और बकरी की मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और इंसान की मैं जो है वो बहुत फेटल होती है, आपको बताइए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं चंद नाम ले लूं वरना आपने चंद नाम लेने हैं? बस क्विकली लेके फिर मैं आपको एक फौजी के हवाले करने वाली हूँ। अच्छा, आप चंद नाम ले लें जल्दी जल्दी ताकि आप जो है सुरखरू हो जाएं। सुरखरू हो जाऊँ वरना फिर बाद में प्रोग्राम के बाद मेरी शामत आएगी। जी। समरा आपका प्रोग्राम देख रही है कीजिए कि अम्मी, जीनू, अनमता, सारमा फ्रॉम दुबई जो कि अब पाकिस्तान आ चुकी है, राबिया नायाब पुलिस साइकोलॉजिस्ट मेरी फ्रेंड। आपके पास भी एक राबिया नायाब है? मेरे साथ राबिया नायाब नाम से लोग होते ही बड़े अच्छे हैं। वो होते तो नायाब हैं। मेरा भी एक दोस्त है, वो ये तो लड़कियों के आप नाम ले रही हो, वो लड़का हो कि उसका नाम नायाब जफर है, वो बड़ी दूर बैठा, वो लॉस एंजलिस में होता है वो। अच्छा, वैसे नायाब नाम के लोग वाकई नायाब होते हैं। मेरी एक और फ्रेंड भी है डॉक्टर नायाब, तो बहरहाल डॉक्टर शनाख्त सकती मेरी बेस्ट फ्रेंड, उनका नाम ना लिया तो मेरी जिंदगी खतरे में। और हाजरा बाती भी मेरी इंसान है, इसका भी नाम ले लूंगा। बहुत शुक्रिया फरीद, जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। इजाज भाई, डिफेंस डे के हवाले से अब मैं तो इतनी ज्यादा बात इस पे नहीं कर सकती। डिफेंस डे के बारे में आपकी बात मैं कराती हूँ। 1965 वॉर के गाजी से। 1965 वॉर के गाजी से बात कराएंगे आप? जी, मेरे अब्बू। वो आपके अब्बू हैं? माशाल्लाह। जी, तो वो जो है SSG के कमांडो भी हैं और आर्मी इंजीनियर कोर से हैं। आपको तो सारा पता ही है, लेकिन मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। कर्नल गुलाम मुस्तफ़ा की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। SSG कमांडो रिटायर्ड और इंजीनियरिंग कोर के फौज से रिटायर्ड, जिसका जो इंजीनियरिंग कोर है उसका क्या है, वो मोटो क्या है? रूह रवां। वाह जी वाह। तो बात कराएं मेरी। ये मैं अब्बू से आपकी बात करवाती हूँ। अब्बू आपको कुछ वाक़यात के सुनाएंगे। जी सर, बात कराएं। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। और मैंने कहा आपने इतना वो मुझे याद किया है तो मैं आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। चंद बातें मैं आपको जो कहेंगे मैं सुना दूंगा। कहानी तो बहुत लंबी होती है। मोस्ट वेलकम। आपको प्रोग्राम में जितना चाहिए इतना कर देंगे। मोस्ट वेलकम जी। तो अभी शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल शुरू करें। अच्छा, जो यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जाता है जी, ये तो 6 सितंबर 1965 की यादगार में जी ये दिन मनाया जाता है, जिस दिन भारत की फौजों ने रात की तारीकी में लाहौर के ऊपर हमला कर दिया था। जी। तो हमारी जो दिफाई फौजें वहाँ मौजूद होती है बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने भारत के हमले को वहाँ रोक दिया जी। और हमारी जो बाकी फौज थी वो सारी फौरन वहाँ तैयार बैठी थी, फौरन बॉर्डर के ऊपर पहुँच के जी उनको वहाँ पर रोक दिया। जी। तो इस घमसान की लड़ाई में जी हमारे बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर जी वो इसमें शहीद हुए जी। और जख्मी तो बहुत हो गए थे, लेकिन वो बाद में वो जामे शहादत उन्होंने नोश कर लिया। बेशक। तो वहाँ से जंग करके उन्होंने दुश्मन की फौजों को रोक दिया। जी। तो हमारे जो हमारी फौज की प्लानिंग थी, इन्होंने फिर शुरू किया उसूल खेमकरन की तरफ से जी दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ना शुरू किया। राइट। तो मैं क्योंकि वो और इंजीनियर्स का हूँ, सैपर्स हूँ, जी। तो वहाँ पे मैं अपनी फौज के साथ था। आप 1965 की जंग में मौजूद थे? माशाल्लाह जी। आप 1965 की जंग में मौजूद थे? आज जंग में मौजूद था और मैं जंग के अंदर वो सारी रुकावटें अबूर करते हुए हमने पहले वो इंजीनियर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो आगे होते हैं, रुकावटें पहले अबूर करते हैं जी। और फिर हमारी जो फौज है वो सारी उसके पीछे आती है। ठीक। तो हमारी फौज रुकावटें क्लियर करने के बाद
वो सारी फौज आ गई, खेमकरण पे हमला कर दिया जी, और खेमकरण को फतह कर लिया। माशाल्लाह, सारी गो गई। वेरी तो गुड। हम उनके अपने फौज के साथ साथ जितने रात दिन की लड़ाई होती रही, उन्होंने भी बड़ी, भारत की फौजों ने भी बड़ा मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त खा के वो पीछे हटते गए। ठीक। तो हम खेमकरण शहर फतह करके उसके तकरीबन काफी आगे निकल जाके वहाँ अपने पोजीशन हमने बना ली। जी, तो मुझे ये बताइए कि ये जो टेरेन था, ये जो जिस पे आप ट्रैवल कर रहे थे, इसमें काफ़ी आबादी भी थी या ये बियाबान इलाका था, ये एक मैदानी इलाका था या यहाँ पे जंगल था, किस किस्म का इलाका था? आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही थी आगे बढ़ने में? आगे बढ़ने में एक तो दिफाई नहरें बनाई हुई थी जिनमें पानी रुई नाला जिसे कहते हैं जी, वो पानी से भरा हुआ जा रहा था, जिसके ऊपर पुल बना के हमारे लोगों को पार जाना पड़ा। ओके। और उन्होंने, दुश्मन ने आगे रुकावटें जो तार की होती है रुकावटें वो लगाई हुई थी, और वो दिफाई वो ये बारूदी सुरंगें में लगाई हुई थी जी, उनको अबूर करके तो हमारी फौजें जो है वो पार चली गई। अच्छा। ये सारा कुछ करना पड़ा हमें, और सारा करके फौज जब निकल गई तो फिर फौज रुकी नहीं। फिर खेमकरण शहर काफी आबादी है, काफी बड़ा शहर था जी, यानी टाउन कहना चाहिए, बहुत बड़ा टाउन है और काफी हिस्टोरिक टाउन है। अच्छा। और ये इसी तरह पंजाब का रिच इलाका है जहाँ बहुत ज्यादा अच्छा जमीन है, लोग हैं। और बाद में जो दोस्त मेरे लाहौर से आते थे खेमकरण देखने, वो कहा करते थे कि हम तो यहाँ कुश्तियाँ लड़ने आया करते थे खेमकरण पार्टीशन से पहले। अच्छा। तो वो बाटी गेट वाले जितने पुराने पहलवान थे जी, वो आए, जब सीज फायर हो गई उसके बाद हमारे पास आते रहे, सारा देखा उन्होंने, पुरानी यादें पुरानी कहानियां हमें सुनाते रहे। तो इसी दौरान जब हम खेमकरण से आगे चले गए तो वहाँ जब हमने डिफाई पोजीशन ले ली तो भारतीय फौज ने भी अपना पूरा जोर लगाया। अच्छा। रात में 3-4 हमले भी उन्होंने किए कि अपना शहर वापस ले ले हमसे। ठीक। लेकिन हमारी फौज जो थी उसने ऐसी पोजीशन मजबूत अपनी दिफाई बना ली थी कि वो हर दफा वहाँ से हमला में फेल होकर वापस चले जाते थे। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। सारे आदमी उनके सुबह आप देख रहे थे कि वहाँ डेड पार्टी की बहुत सारी पड़ी है दिखी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि कोर ऑफ इंजीनियर होने की वजह से मेरे पास ये फौजी थे लेके, तो हम अपनी पोजीशनों से आगे बारूदी सुरंगें और तारों की बाकी रुकावट लगा के दुश्मन के रास्ते सारे हमने सील कर दिए थे। अच्छा। कि वो रात की तारीकी में भी कहीं से आगे ना आ सके। राइट। तो एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जब हम ये बारूदी सुरंगें लगा रहे थे, मेरे आदमी मेरे साथ थे जी, तो हिंदुस्तानी तोपें हमारे ऊपर से फायर कर रही थी हमारे लोगों के ऊपर, और हमारी अपनी तोपें हमारे ऊपर से हिंदुस्तानी फौजों हो। तो आप तो क्रॉस फायर में आ गए। बारिश में वहाँ पर ये सारी कार्रवाई कर रहे थे, अल्लाह के फजल से वो कामयाबी से हम करके हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि गोले हमारे ऊपर से जा रहे थे। बिल्कुल सही। तो हम काम मुकम्मल करके वापस आके अपना काफी तस्कीर अपना दिफा कर दिया। माशाअल्लाह। तो जितने भी उन्होंने हमले किए हर दफा उन्होंने शिकस्त खाई और वापस चले गए। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने ये वाकया आंखों देखा जिसमें आपने ख़ुद भी शिरकत की और आपने फ़तह हासिल की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आपने हमसे शेयर किया। मैं आपको और 1965 की जंग में तमाम शहीदों को, गाजियों को, और उसके बाद जितनी भी जंगें हुई और जितने भी मुहाज़ों पे पाकिस्तान ने इस वतन पाक का दिफा किया, मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह सब्ज़ हलाली परचम आप लोगों ने जिस तरह सर बुलंद किया, हमारी सारी फ़ौज जो है बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज, वो यही इसी तरह पाकिस्तान का दिफा करते रहें और ता क़यामत जो है पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम इसी तरह सर बुलंद रहे। मेरे दोस्त मेरे साथ के मरहूम शबीर शरीफ निशाने हैदर जी, ये थे कतर की जंग में, मैं फिर उधर फिरोजपुर के एरिया में था। ये शबीर शरीफ साहब तो रहील शरीफ के बड़े भाई थे। जी हाँ, इसके बड़े भाई थे, जनरल रहील के। जी, रहील शरीफ के बड़े
भाई थे शबीर शरीफ जी। वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे साथ के भी थे, एक कोर्स मुझसे जूनियर है लेकिन हम इकट्ठे रहे बहुत अरसा। अच्छा जी। तो वहाँ फजलका में दुश्मन के ऊपर हमला किया उन्होंने। हमले के दौरान वो जख्मी हो गए इतने ज्यादा कि बाद में लाहौर उनको शिफ्ट किया लेकिन वो जानबार नहीं हो सके, तो जामे शहादत नोश किया, उनको भी निशान आदत मिला। बेशक अल्लाह ताला जो है शहीदों की फैमिलियों का सर बुलंद रखे। दोस्त थे एयरफोर्स के जो मेरे पास काफी छोटे थे, हमारे पास आके बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे। उन्होंने इंडिया वो बंगाली हमारा पायलट जहाज लेके जा रहा था। उनका नाम क्या था जी? उनका नाम क्या था? राशिद मिन्हास की बात? राशिद मिन्हास। ओके, राशिद मिन्हास निशान हैदर। जी जी। तो उन्होंने बड़ा बहादुरी से उसको रोका और उस बड़ी कोशिश की उस पायलट ने कि उस जहाज को लेके वो इंडिया पहुंच जाए। राशिद मिन्हास ने उस जहाज को रोक लिया और उस जहाज को इस तरह ले गया कि सीधा जमीन में मारा ताकि मैं पाकिस्तान की सरहद को पार करके नहीं जाऊंगा और मैं ये जहाज पार नहीं ले जाने दूंगा। और जहाज को अपनी जान का नजराना दे दिया, अपनी जान की शहादत कर ली और जहाज भी दुश्मन को नहीं जाने दिया। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों ने बड़े बहादुरी के कारनामे भी हैं, बड़ी लंबी दास्तानें हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए इतना काफी है। बहुत शुक्रिया। और कोई पूछना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरह यौम दिफा आता रहे और गाजी आप जैसे जो हैं वो अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। हम आप लोगों के साथ बात करके इस अपने अज़्म को और अपने मुल्क कौम से मोहब्बत के बलबले को बेदार करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया कर्नल ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने वक्त निकाला और हमसे बात की और अपना जो सारा सिलसिला है उसको दोबारा हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, ये तो हमारे कॉलर्स में से जो हैं अभी 6 पौने 7 तो यहाँ पे हो गए ऑलरेडी। तो मैं साहब ये गुफ्तगू सुन रही थी सारी जी। व्हाट वुड बी योर इनपुट अबाउट द नेक्स्ट दैट? ये तो हो गया, अब जो आगे हमने जाना है और जो हम अभी बातें कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की में, आप कैसे समझती हैं कि आप तो यंग लीडर भी हैं ना, तो आपकी बात जो है सुल्तान भाई ने कह दी है, सो हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू इट? देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले मेरे पेरेंट्स जहाँ पर रहते हैं, वैसे तो आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं बिकॉज यू आर अ टीचर, तो जो टीचर होता है वो कौम का मेमार भी होता है। ऑफ कोर्स एंड आई फील दैट, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पेरेंट्स के घर के साथ ही मेजर इसहाक शहीद का घर था जहाँ पर वो रहा करते थे। तो जब उनकी डेड बॉडी आई तो मैं गई वहाँ पर, एंड बिलीव मी कि मैंने जब वो देखा शहीद की मैयत को तो अपना आप इतना छोटा फील हुआ कि हम कौन लोग हैं कि हम लोग रियलाइज नहीं करते अपनी ड्यूटीज़ को। वी डोंट नीड टू डाई फॉर आवर कंट्री, वी नीड टू लिव फॉर इट, राइट? हम जिंदा रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं सेफ गार्ड, वो तो अपनी जाने भी दे रहे हैं और सब कुछ। तो एक सिंपल एक सिविल सिटीजन होने के नाते आई फेल्ट माई सेल्फ सो डाउन कि हम तो ये कौन लोग होते हैं और इनकी फैमिलीज़ कितनी बाहिम्मत होती हैं। उनकी मदर को मैंने जब देखा, उनसे बातचीत की, मुझे और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसी माँ ही एक ऐसा बहादुर बेटा पैदा कर सकती है। सो वो फैमिलीज़ जो होती हैं वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं। ये लोग, ये कुछ हम लोगों जैसे नहीं होते जो छोटी छोटी बातों पे गुस्से करने, एक दूसरे को डिच करने की कोशिश करना, लेग पुलिंग करनी और ये सारी चीज़ें। तो आप रियलाइज़ करते हो। हमने तो अभी गाजी की बातें सुनी ना, और मैं अभी आपको जो बता रही थी एक्सपीरियंस अपना पर्सनली, जब मैंने विज़िट किया कि एक शहीद की फैमिली से मिलकर आपको क्या फीलिंग आती है, तो वाकई में हम सभी को ये सीरियसली सोचना चाहिए कि हम जिस भी लेवल पर हैं वी कैन कंट्रीब्यूट सो मच फॉर आवर कंट्री।
एक इंसान अगर एक अच्छा शहरी है, सुबह सवेरे उठते हैं, दिमाग में जितनी नेगेटिविटी है और सारी को निकाल कर आज ये कह देते हैं कि आज के दिन मैंने जो है ना आराम से सुकून के साथ रहना है, यही सोच लेते हैं, तो आई बिलीव कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर कंट्री एज वेल। आप सिविक सेंस का ख्याल रखते हैं, मतलब अभी तालीम की भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आप, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन उनकी पर्सनालिटी पे नज़र नहीं आती तालीम की। हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक या पढ़ाई की हद तक ली जाती है, उसके बाद वी आर ऑल इन आवर डेली रूटीन, ठीक है, और अपनी आदतों को, पढ़ाई को पढ़ने के बाद अपनी पर्सनालिटी पे उसका इम्पेक्ट डालना और अपने सोच विचार में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। तालीम आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, स्टबन नहीं बनाती। दैट्स व्हाट आई टीच माई स्टूडेंट्स एज वेल। यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सी बातों में उनको ये लगता है कि नहीं, जो उनके इलाके का इशू है दैट्स द कोर इशू और उसी पे बात होनी चाहिए, और उनके साथ जुल्म हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर पाकिस्तान में कहीं पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो क्या कतील शिफाई की एक नज़्म है जिसका एक शेर है कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज योर वॉइस बट इन अ मैनर्ड वे, इन अ गुड वे। एक पढ़े लिखे इंसान के बात करने में और एक जाहिल के बात करने में फ़र्क होता है। तो जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। सो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान में बेहतरीन लोग हैं, खूबसूरत तरीन लोग हैं, जैसे कॉलर थी हमारी, हमें सुनने वाले, हमारे देखने वाले, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सारे लोग पाकिस्तान में इतना बड़ा चेंज लेकर आना एक कंट्री का, एक पार्टी को इतना सपोर्ट करना और फिर उसको लेकर आना इतने ह्यूज लेवल पर, इट शोज़ कि हमारे लोगों का दिल और दिमाग कितना रोशन है और वो किस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात कही आपने। नायाब, आप कॉल कर रहे थे और कॉल करते करते थक गए, अभी आप एक कॉल बाकी है, एक कॉल आप कर सकते हैं। मैं ज़रा सुल्तान भाई से बात करूं। सुल्तान भाई ने आज बड़े जो है ना तहम्मुल से हमारी बातें सुनी है। जी सुल्तान भाई। मैं प्रोग्राम के शुरू में ये कह चुका हूँ कि जब बोलने वाला बेहतरीन बातें कर रहा हो तो सुनना चाहिए, बोरियत नहीं होती। जैसे इन्होंने अभी बात की, बहुत खूबसूरत बातें की इन्होंने। मैं समझता हूँ कि आप पहले चंद साल पहले आपकी रियासत के सतून थे अदलिया, अदलिया के साथ कानून बनाने वाले इदारे जी, और जो इम्प्लाई करने वाले इदारे थे, ये चंद थे। और अब मीडिया का अहम किरदार है उसमें जी। शुरू में जैसे इन्होंने बात की कि मीडिया को पॉजिटिव अगर होना, मीडिया अगर पॉजिटिव हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ट्रू। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर हम में सब कुछ है, सलाहियत है, लेकिन हमारी डायरेक्शन सीधी अगर हो जाती है तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और डायरेक्शन सीधी करने में ज़्यादा किरदार अब मीडिया अदा कर सकता है जी। अब मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ी है। ख़बर की असल तारीफ ये है कि पहले एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि जी असल ख़बर की तारीफ तो हमने ये पढ़ी थी कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो कोई खबर नहीं, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर है जी। अभी पिछले दिनों में जैसे इंडिया से हमारे गेस्ट आए थे तो उनकी एक जफ्फी पे और मुलाकात पे इतना वावेला हुआ और नेगेटिविटी मीडिया ने दिखाई इंडिया की तरफ से, तो वो खबर नहीं बनती थी कि यार किसी ने किसी को जफ्फी डाली है या मुलाकात में उन्होंने हाथ मिलाया, ये खबर बनती नहीं। अच्छा। खबर ये बनती थी कि एक आपके गेस्ट आए हैं और किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया और किसी ने उनके साथ वलवला से जफ्फी नहीं डाली और मुलाकात नहीं की, ये खबर बन सकती थी कि पाकिस्तान कितना बेहिस से एक मेहमान को बुला के उसके साथ डीलिंग अच्छी नहीं की, ये खबर थी। मगर उन्होंने खबर इस चीज़ को बना दिया है, उल्टा कर दिया है कि उसके साथ जफ्फियाँ को डाली है। नेगेटिविटी अगर निकल जाती है हमारे मीडिया से, हमारी डायरेक्शन अगर बेहतर हो जाती है जी, और वो किरदार अदा कर सकता है हमारा मीडिया, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात का कुल असासा यही है कि मीडिया को अब कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कौम की इंडिया और पाकिस्तान में डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश करें वो। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम जो है उसको इसलिए ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं और वरना तो ये प्रोग्राम जो है इट कैन गो ऑन एंड ऑन, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों की कॉल आ जाए, मगर मेरा ख़्याल है कि अब हमें
आज के प्रोग्राम से इस मोड पे इजाज़त लेनी होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया नायाब समर। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी बातें जान के अच्छा लगा, और जो है थोड़े वक्त में और अभी ज़्यादा बात हो नहीं सकी, अभी तो बात शुरू हुई थी। मगर जो है सुल्तान भाई से हम कहेंगे कि प्रोग्राम में हमें कोई जाते जाते हमेशा की तरह अच्छा सा गाना सुनाएं, और उधर जो है असद भाई ये ज़रा हमें म्यूज़िक कोई सुनाएं। और इसके साथ ही नाज़रीन डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। हमारे मेहमान वंस अगेन नायाब समर, थैंक यू वेरी मच, और आपसे मुलाकात रहेगी। एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज़ वॉक योर टॉक, और इसका मकसद ये है कि जो कहते हैं मैं और जितने इसमें शुरका हैं और आप लोग जो कहें सो करके दिखाएं। सिर्फ बातें करने से, बातें बनाने से बात नहीं बनती, अगरचे ये भी बहुत ज़रूरी है। एक मुस्बत सोच जो है वो आगाज़ करती है, मुस्बत सोच एक बात में बदलती है, एक एक्शन में बदलती है, और फिर एक्शंस जो हैं जब हम उसको रिपीट करते हैं तो उससे हैबिट्स बनती हैं, बिहेवियर्स बनते हैं, और उन बिहेवियर्स और हैबिट्स की बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते जाते सुनिए सुल्तान की आवाज़ में एक अच्छा सा गाना, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये माइक ज़रा बंद कर दें, मैं कहता हूँ माइक बंद कर दें। सावन भी तो जाए बेहरवा, सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन करूँ हारी, लाख जतन करूँ हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं ला
लाख जतन करु हारी, लाख जतन करु हारे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना।